हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज से लगभग 50 दिन बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। जब हमने बच्चों से बात किया कि बताओ अब एग्ज़ाम के इतने सामने आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो बच्चों ने हमें बेसिक 2 प्रॉब्लम के बारे में बताया। पहला प्रॉब्लम ये कि सर एग्ज़ाम में तो बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, हमने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किया और हमारा तैयारी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब हम क्या करें इस 50 दिन के अंदर अंदर कि हमारा रिजल्ट ठीक ठाक हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, झारखंड बोर्ड के ही बच्चे हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब सारा मटेरियल, चाहे आप बोलो मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हिंदी में तो अवेलेबल हो जाता है लेकिन इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम बच्चों को लेकर के था। उन्हें मटेरियल नहीं मिल रहा, क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉडल पेपर्स नहीं मिल रहे जो इंग्लिश में हो। तो हमने क्या किया, ये दोनों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। आज से यानी 31 जनवरी से हम लोग हर रोज़ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। ये प्रैक्टिस हर रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। कितने क्वेश्चंस? बहुत कम क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस। आप बोलोगे सर ये 10 क्वेश्चंस पढ़ के एग्जाम में कैसे पास हो जाए? बच्चों, आपने कहावत सुना होगा इंग्लिश में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्लो हो लेकिन आप अगर स्टडी हो, स्टडी यानी कंटिन्यू हो, तो फिर आप रेस जीत सकते हो। आज से लगभग 50 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर हम लोग हर रोज 10 क्वेश्चन करते हैं तो 50 दिन में ये क्वेश्चंस मिलके बन जाएंगे 500 क्वेश्चंस। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप 500 क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो आपका एमसीक्यू वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे 10 क्वेश्चंस पर डे। हर रोज़ वीडियो आएगी सिर्फ 10 क्वेश्चंस। आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक लेना है और ये 10 क्वेश्चंस को नोट करना है और इसकी बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हर क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, दोनों ही मीडियम में सेम क्वेश्चन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप लोग ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए और लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग? ये हिंदी इंग्लिश होने की वजह से दोनों मीडियम के स्टूडेंट को फायदा है। पहला, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ये फायदा है कि जो उन्हें मटेरियल नहीं मिल रहा था इंग्लिश में पढ़ने के लिए, वो मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में तो अच्छे हैं और आगे चाहते कि वो साइंस लेकर पढ़े, लेकिन उन्हें डर ये लगता है कि अगर साइंस ले लिए और सब चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उन्हें समझ ना आए तो क्या करेंगे फिर। तो इसलिए जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में इंग्लिश से थोड़े से फैमिलियर हो जाएगा, कुछ कुछ इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जो साइंस का इंग्लिश होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग? हम लोग जब शेविंग करते हैं ना, शेविंग करते हैं घर में, दाढ़ी बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है 3 टाइप का मिरर। पहला मिरर हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? ये समतल दर्पण बिल्कुल फ्लैट होता है, ये हुआ आपका समतल दर्पण। जो दूसरा दर्पण हम लोग पढ़े वो है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। जो दूसरा दर्पण है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स यानी इस तरह से। और तीसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसे हम कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण और या फिर कॉनकेव मिरर। अब देखो, इसमें हमेशा जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। तो अगर आप
इससे अपना फेस देख रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो, तो जितना बड़ा आपका फेस है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा, आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिलेगा। आपका फेस छोटा है तो छोटा सा ही आपको फेस मिलेगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, ये हमेशा वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर आपका फेस इतना बड़ा है तो आपको दर्पण में इतना बड़ा दिखाई देगा। तो ये भी हम, इससे भी हम लोग दाढ़ी नहीं बना सकते, शेविंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फेस छोटा दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप चाहते हो शेविंग करते वक्त छीले कटे ना, तो इसके लिए ज़्यादा डिटेलिंग चाहते हो आप, तो आपका फेस छोटा सा है तो बड़ा दिखना चाहते हो। अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो दो अलग अलग तरीके से बनता है। ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। सीधा यानी इरेक्ट भी बनता है और उल्टा यानी इन्वर्टेड भी बनता है। अगर हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें तो इसका इमेज कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर कहने का मतलब, अगर आपका फेस इतना बड़ा है तो आपको वो इतना बड़ा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण शेविंग करने के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा अवतल दर्पण। अगला, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। इस क्वेश्चन का इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बोल देता हूं, आप वो लिख लो। द रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature, the relation between focal length and radius of curvature in a spherical mirror, the relation between focal length and radius of curvature in a spherical mirror। तो आइए समझते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या। फोकस दूरी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हो एफ से डिनोट करता है, और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। देखो, जैसा मान लो ये आपका एक दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अब ये जो अवतल दर्पण ये किसी जमाने में तो कि स्फीयर का पार्ट होगा, यानी ये गोले का पार्ट होगा। तो अगर ये किसी जमाने में गोले का पार्ट था तो उसका एक रेडियस भी होगा, सेंटर भी होगा, है ना, एक सेंटर होगा। यहाँ से सेंटर से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जस्ट इसका आधा होता है आपका फोकस। तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। या फिर आप बोल सकते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा। तो आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, R = F/2, गलत ऑप्शन है। इसमें बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का आधा, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट F = R/2, देखो ये पहला ऑप्शन सही है, F = R/2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर F = R/2 दिया हो तो आप उसे टिक करोगे, या कभी कभी हो सकता है कि R = 2F दिया हो, आप उसे भी टिक करोगे। ठीक है, दोनों बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, हम लोग जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है, तो लाइट क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये ग्लास स्लैब है और लाइट यहाँ से आई, जैसे इस ग्लास स्लैब में जाएगा, लाइट को तो ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है। जब लाइट बेंड होता है तो बहुत सारा चीज़ बदल जाता है उसमें। अब आपको बताना इसमें यह है कि कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। तो पहला है फ्रीक्वेंसी, और यही आपका सही ऑप्शन है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है, ये चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगा रिफ्रैक्शन में। क्यों, क्योंकि ये सोर्स के ऊपर में डिपेंड करता है ना, किस जगह से वो लाइट आ रही है उसके ऊपर डिपेंड कर। मान लो कोई ऐसा लाइट है जो ग्रीन कलर का लाइट वहाँ से एमिट हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। कोई है मान लो ब्लू कलर का लाइट निकल रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। जब भी आपके कांच से पास करोगे तो ब्लू कलर ग्रीन थोड़ी बन जाएगा, या ग्रीन रेड थोड़ी बन जाएगा, कलर तो सेम रहेगा ना। कलर सेम रहेगा यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा यानी आवृत्ति चेंज रहेगा।
बाकी वेग बदल जाता है और तरंग दैर्ध्य भी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल करने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। कुछ भी अगर आपको सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, है ना, उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर, जिसका फोकस दूरी दिया हुआ है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। अब एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है या फिर उत्तल लेंस दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस यानी इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस कहते हैं इस तरह का लेंस को। और एक दूसरा लेंस होता है जिसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं या फिर कॉनकेव, इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस, और इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण, उत्तल, और कॉनकेव यानी अवतल लेंस। ठीक है, तो पूछा गया है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का इसका पावर दिया हुआ, पावर कितना, सॉरी पावर निकालना है और हमें फोकस दिया हुआ, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू दी हुई है इसमें 1 मीटर। अच्छा, इसमें फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, याद रखना आपको, फोकस पॉजिटिव होता है और इसमें फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका फोकस राइट साइड में होता है इसलिए लोग पॉजिटिव लेते हैं, और इसका फोकस लेफ्ट में होता है तो हम लोग इसे नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला पावर निकालने का। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। ठीक है ना, यह फॉर्मूला आप याद रखोगे, पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। एक बात और याद रखना, इसमें जो फोकल लेंथ लिया हुआ है ये किस में लिया हुआ है, ये इसमें आपका मीटर में लिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर फोकल लेंथ आपको मीटर में दिया है तो पावर निकालने का फॉर्मूला 1/f होगा। दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लो जो फोकस है, फोकल लेंथ है, वो आपका फोकस दूरी मीटर में नहीं देके सेंटीमीटर में दिया है, तो फॉर्मूला होगा 100/f। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब f आपको किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है फोकस निकालने का। फोकस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, 1/पावर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला पावर और फोकल लेंथ को याद करना। पहला फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f कब यूज़ करना है, जब फोकस लेंथ आपको मीटर में दिया हो, फोकस दूरी मीटर में दी हुई हो। दूसरा P इक्वल टू 100/f कब यूज़ करना है, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो। तीसरा F इक्वल टू 1/P। अच्छा, P यानी पावर का यूनिट क्या होता है, क्षमता का यूनिट क्या होता है, डायप्टर। देखो यहाँ पे सब में डायप्टर लिखा हुआ है। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या गिवन है, देखो अपने पास फोकस 1 मीटर दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, और हमें निकालना P है। तो P का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फोकस मीटर में दिया है तो ये पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल टू 1/f। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/f के बदले में लिखेंगे हम +1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हुआ आपका 1 डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायप्टर। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो, सॉल्यूशन को पॉज करके मैं इसे इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अभी फोकस दूरी निकालना है, तो हम लोग अभी जस्ट लिखे थे फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p। ठीक है, और क्षमता यानी फोकस पावर दिया हुआ आपको 4D। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, पावर का वैल्यू दिया हुआ 4D, 4 डायप्टर। आपसे फोकस दूरी पूछा गया, तो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू 1/p। 1/p यानी 1/p के बदले में 4 लिखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे 1 को डिवाइड करते हो 4 से तो ये आपका 0.25 होगा, तो बदले में लिखेंगे 0.25 मीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। बच्चों, जेक बोर्ड अब तक जितना भी क्वेश्चन रिलीज किया है
चाहे मॉडल पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि जो सीरीज़ है ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है। 500 क्वेश्चन अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन और बचेगा नहीं एक्स्ट्रा जो कि बाहर से होगा। तो आप लोग इसलिए एक अलग से नोटबुक बना लो, एक अलग से कॉपी बना लो, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे और एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर लोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज फॉर हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स? व्हीकल के हेडलाइट में कौन सा मिरर हम लोग इस्तेमाल करते हैं? आप लोग देखे होंगे जो हेडलाइट होता है ना, गाड़ी के ऐसे हेडलाइट होता है, इस तरह से एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। हेडलाइट ऐसा लाइट अंदर में होता है ना गाड़ी का, लेकिन इस तरह से एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। तो पूछे जो रिफ्लेक्टर है ये कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है या फिर प्लेन होता है, यानी अवतल, उत्तल या समतल होता है? तो देखो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर का, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से, यानी कॉन्वेक्स यानी आपका अवतल दर्पण, और यहाँ पर एक लाइट अगर हम जलाते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे लाइट इसमें टकराएगा लाइट ऐसे बिखर जाएगा, लाइट इस तरह से बिखर जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग एक कॉनकेव मिरर के आगे में एक लाइट जलाते हैं, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है यानी ये उत्तल दर्पण है और इसके आगे एक बल्ब जल रहा है, तो इससे जितना भी लाइट निकलेगा इसमें टकराने के बाद ये सब स्ट्रेट लाइन पे जाएगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना। और सोचो जैसे आप गाड़ी में हो, इस तरह से एक बल्ब जल रहा है और पीछे आपका ऐसा रिफ्लेक्टर लगा है, तो जो भी रे इस तरफ जा रहा वो सबको ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, टकराने के बाद एक जगह में इकट्ठा करेगा, और ये सबका लाइट आपको कहाँ देखने मिलेगा, आगे रोड पे देखने मिलेगा। तो आपको कहने का मतलब है ज़्यादा लाइट मिलेगा अगर आप इस दर्पण का यूज़, यानी आप अगर कॉनकेव मिरर यानी उत्तल दर्पण को इस्तेमाल करोगे। बदले में अगर आप इस तरह का रिफ्लेक्टर लगा दोगे लाइट के आगे में तो लाइट पूरा बिखर जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। और आप चाहते हो ना जब रोड में आप जाओ तो आपका लाइट एक जगह पे फोकस रहे, तो हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, इसलिए कॉनकेव यानी उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 6 बी नंबर यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हम लोग जानते हैं हमारे आँखों में प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है जब भी हम कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। जैसे आप हमें देख रहे हो इस वक्त, तो आपके आंखों में एक इमेज बन रहा है हमारा। हम अगर इस कैमरे को देख रहे हैं तो कैमरे का एक इमेज हमारे आंखों में बन रहा है। हम जब बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड का इमेज हमारे आंखों में बन रहा है। तो ये इमेज बनता कहाँ है? हमारा आँख इस तरह से कुछ होता है, इसके बिल्कुल एंड में इस जगह में क्या होती है, रेटिना, रेटिना इस जगह पे इमेज बनता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? वेयर इज द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई? देखो दूर बिंदु और निकट बिंदु यानी फार पॉइंट और नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई चीज़ को कितना सामने से बिल्कुल अच्छे से देख सकता हूँ, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट या निकट बिंदु। जैसे मान लो अगर मैं इस मार्कर को इतना दूर रखता हूँ तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत सामने अगर लेके आता हूँ अपने आँख का, फिर मैं देख नहीं पाऊँगा, है ना। तो मैं मिनिमम कितना दूर तक इस मार्कर को साफ साफ देख सकता हूँ, उसे हम लोग कहते हैं निकट बिंदु, है ना, या फिर नियर पॉइंट। तो आपको याद रखना नियर बिंदु, निकट बिंदु या नियर पॉइंट जो होता है आँख का, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये होता है आपका निकट बिंदु, निकट बिंदु। इसी तरह फार पॉइंट भी होगा, है ना, फार पॉइंट होगा या दूर बिंदु भी होगा। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को साफ साफ कितना दूर तक देख सकते हो। जो सामान्य आँख होता है, हम लोग चाहे कितना भी दूर का ऑब्जेक्ट क्यों ना रखा, हम लोग आराम से देख सकते हैं, यानी अनंत पर भी अगर रखा हुआ हम लोग देख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, मतलब क्लियरली देख सकते हैं, बट मतलब बहुत छोटा दिखेगा वो चीज़, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं आराम से, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी या फिर अनंत, ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है?
तो हम लोग जानते हैं विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हम लोग जानते हैं हम लोग के आँख के जस्ट अंदर में एक आइरिस होता है, इस तरह से आइरिस होता है, ठीक है ना, यहाँ से इस शेप में आइरिस होता है। किसी या इस आइरिस के वजह से ही, इस आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं, इसके वजह से आपके आँखों का रंग होता है। हम लोग बोलते हैं कि उसका रंग, उसके आँखों का रंग काला है या उसके आँखों का रंग भूरा है या उसके आँखों का रंग ब्लू है, तो किस चीज़ को हम लोग देख के कहते हैं? इस आइरिस को ही देख के कहते हैं। अब ये आइरिस ही है जो डिसाइड करती है कि लाइट कितना ज़्यादा अंदर जाना है, कितना कम अंदर जाना है। जब हम लोग ज़्यादा रोशनी में होते हैं तो हम लोग का आँख ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, यानी ये सिकुड़ जाता है और लाइट जो है इसमें कम एंटर करेगा। जब हम लोग ऐसे छाया में होते हैं या फिर कम लाइट में होते हैं तो हम लोग का आँख ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है ज़्यादा लाइट एंटर करवाने के लिए। तो ये काम कौन करता है? ये काम हमारा करता है हम लोग के आँख में परितारिका या फिर आइरिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आइरिस या परितारिका। तो बच्चों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, मानव के नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इस क्वेश्चन का इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज formed in our eye। हमारे आंखों में जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसका नेचर क्या होता है? इरेक्ट वर्चुअल यानी सीधा आभासी, उल्टा आभासी, इन्वर्टेड वर्चुअल, सीधा वास्तविक, इरेक्ट और रियल, उल्टा वास्तविक, इन्वर्टेड और रियल। तो बच्चों इमेज को लेकर के एक बात आप याद रखना, वैसे इरेज कर देता हूँ। जो भी इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा, ये इमेज हमेशा कैसा होगा? ये प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा वास्तविक होगा, वास्तविक यानी रियल होगा। और जो इमेज सीधा बनेगा यानी इरेक्ट बनेगा, ये इमेज कैसा होगा? काल्पनिक होगा, काल्पनिक यानी वर्चुअल, ठीक है। तो उल्टा इमेज हमेशा वास्तविक होता है और सीधा इमेज हमेशा काल्पनिक होता है। तो आइए, मतलब उल्टा इमेज कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता और सीधा इमेज कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है। उल्टा काल्पनिक कभी नहीं हो सकता, यानी इन्वर्टेड कभी वर्चुअल नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर में इन्वर्टेड और वर्चुअल लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन पहले से ही कट गया। वैसे ही इरेक्ट और रियल नहीं हो सकता है, इरेक्ट और रियल नहीं हो सकता, इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था और आप किसी एक में तुक्का मार देते तो आपके सही होने का चांस क्या हो जाता? बहुत कम हो जाता। 4 में से आप एक क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हो, बट अगर आप किसी तरह से ऑप्शंस को हटा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, तब ये आपके करेक्ट होने के, सही होने का चांस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन का जब आंसर नहीं आएगा तो आप ऑप्शंस को चेक करना कि कौन सा ऑप्शंस नहीं हो सकता, उसको पहले डिलीट कर देना, जो बचे हुए ऑप्शंस है उसमें से तुक्का लगाना। बच्चों याद रखना, हमारे नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी इमेज बनता है, वो कैसा होता है? हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ठीक है। और हमारे आंखों में कौन सा लेंस यूज होता है? हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। कल हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, 11 से 20 करेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप हर रोज़ ईमानदारी से प्रैक्टिस करते अभी भी, एग्ज़ाम आने तक 500 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे और ये 500 क्वेश्चंस के बदौलत आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। ठीक ठाक क्या, मेरा मानना है कि 40 में पूरे 40 नंबर आ जाना चाहिए, यानी 500 क्वेश्चन करने के बाद कुछ और क्वेश्चन खास बचेगा नहीं, ठीक है। तो आपको हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।